कितनी अच्छी बात कही गई है कि ठुकरा दिया है जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं मैं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा लोगों को मुझसे वक्त लेकर। देखिए होता क्या है जब आप संघर्ष में होते हैं तो लोग आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग जो है फिर आपके सामने आपके घर पे तांता लग जाता है कि भाई ये मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था और मैंने इसकी बहुत सहायता की। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं सफलता का क्रेडिट लेने के लिए। तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग आपसे मिलने के लिए आपका इंतजार करें, ना कि आपको इंतजार करना पड़े किसी से मिलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 30 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए इनका नाम है अल्फा कांडे। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो देखिए ये खेल आपका क्रिकेट है। और तीसरा था कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जो है इसने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश के साथ एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए देश आपका है जर्मनी। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो देखिए ये देश आपका पोलैंड है। और पांचवा था कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। और इस न्यूज़ को अगर और डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या चीज़। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड है ये दिया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। देखिए जो आपके डॉक्टर सतीश मिश्रा हैं इनको मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र यानी कि मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल पर इनके शोध कार्य के लिए जो है सम्मानित किया गया है, जो कि 2 मेजबानों 3 आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। और आपको बता दूं जो आपका ये पुरस्कार है जिसका नाम है डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड, ये पुरस्कार जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा दिया जाता है हर साल। और जो आपके डॉक्टर सतीश मिश्रा हैं ये कौन है? देखिए जो आपका एक लखनऊ में इंस्टीट्यूट है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि CSIR का एक लैब है। तो वहाँ का जो आपका डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है वहाँ पर ये जो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। कौन? डॉक्टर सतीश मिश्रा। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा के बारे में डिटेल शेयर किएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में बनाए रखिएगा कि डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 दिया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सुमंगल और छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए इस सुमंगल वेब पोर्टल को और छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है ओडिशा की सरकार ने। तो पहले हम जो है छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका ये छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल है इसके माध्यम से जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति होती है ये सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, क्योंकि जो आपका ये वेब पोर्टल होगा छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल ये सीधे जो है जो आपका ओडिशा राज्य सरकार का जो धन कोष होता है, ठीक है, उस राज्य कोष से संबंधित है, वहाँ से अटैच है। तो वहाँ से सीधे स्टूडेंट के पैसे अकाउंट में पैसा जाएगा। यानी कि जो बीच में कई अन्य सारे विभाग होते थे उनकी फॉर्मेलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि आधा घपला तो विभाग में हो जाता है। इसलिए सरकार सोचा है कि जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालो। तो जो आपका ये छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल है इसके माध्यम से जो स्टूडेंट होंगे ओडिशा के उनको स्कॉलरशिप डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और सुमंगल क्या है इसको हम अलग से एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न इसमें कैसे बनेगा एग्जाम में ये भी जरूरी है आपको जानना। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में अंतर जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। और इस उड़ीसा सरकार के द्वारा जो ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया इसका नाम है सुमंगल वेब पोर्टल, जिसकी बात हमने पिछले प्रश्न में की थी। तो जो आपका सुमंगल वेब पोर्टल है इसको किसने लॉन्च किया है? ओडिशा की राज्य सरकार ने। किस लिए? इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतर जातीय विवाही जोड़ों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए होता क्या आजकल ज़माना मॉडर्न हो गया है। पहले क्या होता अगर आप गुप्ता हैं तो गुप्ता कास्ट में शादी करेंगे, उसमें भी गुप्ता में भी 7 जातियां हैं। तो उन 7 जातियों में अगर वो मैच कर गया कि आप किस गोत्र के हैं, किस मतलब दुनिया भर का तामझाम है, तो वो अगर मैच किया, अगर आप गुप्ता में साहू हैं तो साहू से करेंगे,
अग्रवाल है तो अग्रवाल में करेंगे, और फिर अग्रवाल में भी 7 जातियाँ हो जाती हैं, मतलब बहुत बड़ा लफड़ा है इसमें। तो आज के ज़माने में क्या है कि मतलब बच्चे जो है अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। अगर वो लड़की 18 की हो गई है, लड़का 21 का हो गया है, तो वो खुद जो है डिसाइड करते हैं कि हमें किससे शादी करना है। मैक्सिमम केसेस नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से 4% केसेस में इंडिया में इंटर कास्ट मैरिज हो रही है बहुत सारे राज्यों में। तो इसीलिए जो है, जो आपका ओडिशा का राज्य सरकार है, इसने कहा कि भैया तुम इंटर कास्ट मैरिज करो, हमारे पास आओ, हम तुमको पैसा भी देंगे। और इसीलिए ये सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ओडिशा की सरकार के द्वारा। देखिए, जितने भी अंतर जाति जुड़े होंगे, यानी कि मान लीजिए कोई अगर ब्राह्मण है, इसने किसी दलित युवती से शादी किया है, दोनों में प्यार है, प्रेम है, प्रसंग है, जो भी है, तो उनको क्या होगा, ओडिशा की सरकार क्या करेगी, कहेगी भैया तुम आवेदन कर दो, शादी कर लो, और हम तुमको 60 दिन के अंदर जो है प्रोत्साहन राशि देंगे। कितनी देंगे? देखिए, जितने भी ये नए जोड़े होंगे, शादी करके आएंगे, जो इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, तो उनको जो है 1 लाख रुपए से बढ़कर, मतलब 1 लाख रुपए पहले दिया जाता था, लेकिन अब जो है कुल 2.5 लाख रुपए का जो है उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यानी कि इंटर कास्ट मैरिज करने पे आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे ओडिशा की सरकार से, अगर आप ओडिशा राज्य में निवास करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, और मुझे लगता है इससे दहेज प्रथा भी समाप्त होगी। और देखिए, 2.5 लाख ऑलरेडी सरकार आपको दे ही रही है, तो आप ससुर जी से दहेज लेके क्या करेंगे? दहेज लेना पाप है। हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से कोई आपको गिफ्ट स्वरूप देना चाहता है तो वो अलग बात है। अब किसी लड़की के पिता से उसका खेत घर बिकवा के और उससे आप ज़बरदस्ती दहेज लीजिए, वो बिल्कुल गलत बात है। तो आप भी कोशिश कीजिए दहेज मत लीजिएगा। देखिए, ओडिशा की बात करें, देखिए ओडिशा राज्य की कैपिटल है भुवनेश्वर, और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। ओडिशा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़, और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। चौथा, कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो देखिए, जो आपके केशुभाई पटेल हैं, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जो आपके केशुभाई पटेल हैं, देखिए ये जो है 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा ये जो है गुजरात के उप मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। देखिए, आपके केशुभाई पटेल है, इनका जन्म हुआ था गुजरात के जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को। और केशुभाई पटेल ने साल 2012 में जो है एक नई पार्टी बनाई थी, क्योंकि इन्होंने उस समय बीजेपी को छोड़ दिया था। जब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तो इनकी जो नई पार्टी बनाई गई थी, इसका नाम था गुजरात परिवर्तन पार्टी। लेकिन अपनी ये पार्टी को चला नहीं पाए। फिर 2014 में इन्होंने 2 साल बाद हार मान ली, और फिर क्या हुआ, अपनी पार्टी का विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। तो केशुभाई पटेल के बारे में रखिएगा, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और पांचवा प्रश्न, की हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो देखिए, जब का F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट है, ये हमको मिलेगा अमेरिका से। देखिए, आप बता दूं, अमेरिका जो इसने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए जो है लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए जो अपना F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट है, ये देने की पेशकश की है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना जो है ये बार बार आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान का भी वही मिजाज है। तो अमेरिका जो है ये भारत के साथ लगा हुआ है। देखिए, इस समय क्या है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जापान, ये चारों देश यूनाइट हैं, और ये किसी भी बड़े से बड़े संकट का मुकाबला कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर चाइना जो है इंडिया पे अटैक करता है, तो ये चारों देश मिलकर जो है इसका मुकाबला करेंगे। तो इसीलिए इस समय भारत थोड़ा सा प्रबल बना हुआ है चाइना पर। और छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अब जो है, अगर आप बिना परमिट के, यानी कि बिना आबकारी शुल्क दिए आप जो है शराब अपने घर में रखते हैं और शराब दूसरे राज्य से मांगा कर लाते हैं, ठीक है, तो इस पर जो है मतलब रोक लग गई है। ऐसा करना जो है गैर कानूनी हो जाएगा। और ये जो आपका प्रतिबंध लगाया गया है, ये पिछले साल अक्टूबर 2019 में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमिट या फिर लाइसेंस के बिना 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। यानी कि पिछले साल एक स्टेटमेंट जारी किया गया था अक्टूबर में। कहा गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कि आप जो है अपने घर में 3 बोतल शराब की बोतल रख सकते हैं, जो कि किसी भी राज्य से आप मंगा सकते हैं, मतलब बिना परमिट के, वो भी, ठीक है। लेकिन अब बिना परमिट के, यानी कि बिना आबकारी शुल्क का भुगतान किए, आंध्र प्रदेश में अब जो है दूसरे जगहों से, यानी कि बाहरी राज्यों से जो है आप शराब नहीं मंगा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें, देखिए आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी है ये तेलुगु है। पॉपुलेशन यहाँ की है 4.94 करोड़। मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर यहाँ के हैं विश्व भूषण हरिचंदन। सातवां प्रश्न की विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका विश्व स्ट्रोक दिवस है, यानी कि जो आपका वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, ये 29 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। स्ट्रोक क्या होता है? देखिए, ये जो है ब्रेन की बीमारी होती है,
देखिए आपको बता दूं, स्ट्रोक जो है ये मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक जो है ये मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति यानी कि जो ब्लड का सप्लाई है इसको बाधित कर देता है और इससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है ये रुक जाती है। देखिए जो ब्लड होता है इसमें क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में। वहाँ पे कई सारे अवशोषक लगे होते हैं, वो अवशोषित करके उसको जो है खाने में जो मतलब जितने भी ये पोषक तत्व होते हैं उनको ब्लड में घुलता है और वही ब्लड फिर क्या करता है हमारे विभिन्न पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में जाता है, जैसे कि इसकी सप्लाई ब्रेन तक भी होती है। और देखिए ब्रेन को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो इसी ब्लड में जो ये आपके मिनरल्स जो भी हैं, विटामिन जो भी हैं, तो ये सारे जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन जो है फिर अपना सुचारू रूप से काम करते रहता है। तो जब इसमें क्या होगा, रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाएगी ब्रेन तक जाने में। तो देखिए अगर आपका हाथी है उसमें ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो देखा होगा आपने जो है पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। तो ऐसे ही ब्लड की सप्लाई कहीं भी बाधित होगी तो वहाँ पे उस ऑर्गन में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति जो है वो बंद हो जाएगी। तो विश्व स्ट्रोक दिवस की हम बात कर रहे थे, ये 29 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और 8वां प्रश्न की हाल ही में दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके कोवैक्स को कितने करोड़ खुराक जो है, मतलब इसकी कोवैक्स की कितने करोड़ खुराक जो है ये केंद्र सरकार को देने पर सहमति जताई है। तो देखिए जो आपकी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है इसने एक वैक्सीन तैयार किया है, तैयार नहीं हुआ अभी, ये इसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। इसका नाम है कोवैक्स। तो इन दोनों कंपनियों ने कहा है कि कोरोना वायरस की जो ये संभावित वैक्सीन है अगर ये बन जाती है तो हम सरकार को इसकी कुल 20 करोड़ खुराक जो है मुहैया कराएंगे। और आपको बता दूं जो आपकी ये कंपनियां हैं सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, तो इनकी वैक्सीन जो आपकी है कोवैक्स, इसका भी हाल ही में ह्यूमन ट्रायल जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है और आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद की जा रही है दिसंबर 2020 तक जो है ये वैक्सीन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। देखिए वैसे भी अब कोरोना केसेस घटने लगे हैं, लोगों का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया है, क्योंकि देखिए इंडिया में एक चीज़ है, चाहे कितनी भी घातक बीमारी हो, जितना ही आदमी मना करेगा उस चीज़ को उतना ही लोग करते हैं। मतलब जिस चीज़ को जितना ही मना करेंगे आप उसको, मतलब एक तरीके से कहा जाए जानबूझ के वो करते हैं। तो अब कोरोना वोरोना का देखिए प्रकोप बहुत कम हो गया है, मुझे लगता है कि अब ये सर्दी खांसी ऐसी छोटी बीमारी रह गई है, बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम बूस्ट कर गया है। 9वां प्रश्न है कि सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए ये सबसे यूनिक न्यूज़ है और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जो आपका केरल राज्य है ये सब्जियों यानी कि वेजिटेबल्स के लिए आधार मूल्य निर्धारण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और आधार मूल्य क्या है, देखिए मान लीजिए कि आप किसान हैं और आपने जो है आलू का उत्पादन किया और 1 किलो उत्पादित करने में आलू उत्पादित करने में आपका 100 रुपये खर्चा गया। तो सरकार ने कहा है केरल की कि इस 100 रुपये खर्चे के बाद आप इसमें 20% ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इस 20% को ऐड करने के बाद जो आपका मूल्य आएगा तो वही होगा किसी भी सब्जी का आधार मूल्य, ताकि आपको किसी भी फसल में 20% का लाभ मिले। तो देखिए अगर आप मेहनत कर रहा है किसान तो उसको लाभ भी मिलना चाहिए। और आपको बता दूं केरल की सरकार ने एक कंडीशन और रखा है, कहा कि मान लीजिए अगर जो आधार मूल्य, देखिए 100 रुपये में मतलब 20% ऐड करने के बाद 120 रुपये हो गया तो ये आधार मूल्य हो गया। और केरल की सरकार ने कहा कि अगर आधार मूल्य से नीचे कोई सब्जी का मूल्य चला जाता है मार्केट में, तब भी किसानों को इसी आधार मूल्य पर जो है वहाँ की सरकार यानी कि केरल की सरकार जो है ये उनके उत्पाद को खरीदेगी। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट में आलू 80 रुपये बिक रहा है और आपने 100 रुपये में इसको लगा उत्पादित किया, आधार मूल्य 120 रुपये है, तो आपका आलू 120 रुपये में बिकेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको 20% का लाभ हर हाल में जो है सुनिश्चित कराएगी केरल की सरकार। तो ऐसा भारत के सभी राज्यों को करना चाहिए, बहुत अच्छा पहल है। इससे हमारे जो किसान हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं भी पार्ट टाइम किसान हूँ और सब्जियाँ उगाना मेरा भी काम थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब अपने घर के लिए सब्जियाँ तो मैं उगा ही लेता हूँ। देखिए केरल के मुख्यमंत्री जो आपके हैं इनका नाम है पिनराई विजयन और केरल के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय डाक ने किस देश के डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया। तो देखिए जो आपका भारतीय डाक है इसने भी हाल ही में अमेरिकी डाक सेवा के बीच में जो है एक पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया है। देखिए भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित जो ये समझौता किया है, ये जो है सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा के लिए समझौता है। और ये समझौता जो है ये इनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित करने और प्राप्त करने में सक्षम होगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व यानी कि
परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस की वर्चुअल त्यौहार शुरू किया है। तो देखिए इसको शुरू किया अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और देखिए वर्चुअल आयोजन ही चल रहा है क्योंकि आजकल कोविड-19 का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो ऑनलाइन ही फीता काटा जा रहा है हर जगह पे। तो एक सहूलियत ये इस साल हो गई है, इस साल जितने भी करंट अफेयर बनेंगे तो मैक्सिमम के आयोजन स्थल नहीं पूछे जाएंगे, बस यही पूछा है कि इस देश ने किस सम्मेलन की मेजबानी की। देखिए जो आपका ये परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व था, तो इस पर्व का त्योहार का जो आयोजन है ये ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 27 अक्टूबर के अवसर पर किया गया था। और जो आपका ये परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व है, तो देखिए ये जो है हर साल नाट्य तरंगिणी के दौरान आयोजित किया जा रहा है और पिछले 23 सालों से इसका आयोजन लगातार चल रहा है। इस साल जो है इसका 24वां आयोजन था, जो आपका ये परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व था। और 12वां प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम यानी कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। तो देखिए इस यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। देखिए जो आपका ये यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम है, इसका उद्देश्य नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। और ये जो है वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कि लॉ कॉलेजों से अभी निकले हैं। यानी कि जो बच्चे जो है अभी LLB वगैरह करके निकले हैं और वो वकालत में अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, तो उनको जो है सरकार क्या करेगी 2 सालों तक यानी कि टोटल 24 महीनों तक हर महीने उनको 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देगी, ताकि वो अपने प्रोफेशन में पैर जमा सकें। देखिए कोई भी आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई भी प्राइवेट वर्क स्टार्ट करता है, तो शुरुआत में उसका बिजनेस मंदा चलता है, बाद में वो कस्टमर्स बनाते जाता है और बाद में फिर वो जो है पॉपुलर हो जाता है, तो उसको सारी दिक्कतें उसकी खत्म हो जाती हैं। तमिलनाडु की बात करें, देखिए तमिलनाडु राज्य जो है इसकी कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। 13वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए आपका भारतीय स्टेट बैंक है हाल ही में इसने जो है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो है कुल $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। और जो आपका ये लोन यानी कि ऋण होगा, तो देखिए इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। देखिए जापान की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं और इन्हीं के फाइनेंस के लिए जो है ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, किसके बीच में, भारतीय स्टेट बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच में। देखिए जो आपका जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इसका मुख्यालय आपका है जापान के टोक्यो में और CEO है इसके तदाशी मैदा और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1999 में हुई थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है देखिए इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने, आंसर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किस देश की संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल बैठक किया गया, बताइए। तीसरा कि HDFC बैंक के MD और CEO कौन थे जो हाल ही में रिटायर हो गए, बताइए इनका नाम। और देखिए कल मैंने ये भी बताया था कि कौन नए अपॉइंट हुए हैं, तो उनको जो है उनके बारे में जानने के लिए कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।